और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची से। बड़ी खबर, सत्र से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक करने वाले हैं और जहां बैठक करेंगे उस कक्ष की ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। सभी एमएलए के साथ ये बैठक होगी। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में सभी एमएलए को बुलाया गया है। हेमंत सोरेन के आवास पर ये मीटिंग चल रही है। शाम के तक ये बैठक होनी है। रणनीति को लेकर कैसे सत्र चलेगा उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष भी यहां पर बैठे हुए हैं और सत्र को सुचारू तरीके से चलाने पर सहमति बनाने को लेकर ये बैठक काफी खास है, अहम है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सत्र से पहले सीएम हेमंत के बैठक करने की बात सामने आ रही है और बैठक में इस बात को लेकर विशेष तौर पर फोकस रहेगा कि कैसे सत्र में किन किन सवालों को लेकर सामने आना है, किन किन सवालों को उठाना है, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके जवाब क्या हों और किस तरीके से उन सवालों का जवाब तैयार किया। ये सारी चीज़ें जो है तो सत्ताधारी दल पूरी तरह से तैयार है, इंटैक्ट है और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि मुख्यमंत्री रणनीति बनाएं और तमाम जो दल हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, माले, इन सभी के जो एमएलए हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। तो सदन के अंदर सत्ता पक्ष की भूमिका क्या होगी, कैसे सदन में सत्ता पक्ष उठ रहे सवालों का जवाब देगा या फिर सरकार की जो काम करने का तरीका है उसके बारे में विशेष तौर पर, विस्तार तौर पर बताएगा। तो सदन के अंदर सत्ता पक्ष की भूमिका को लेकर रणनीति बनेगी। सीएम की बैठक से जुड़ी हुई रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 26 जुलाई से झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। हेमंत सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी विधानसभा सत्र होगा। सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्पीकर ने पक्ष विपक्ष से सहयोग की अपील की है जिससे आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए सकारात्मक चर्चा हो। आपको बताएं कि मानसून सत्र 6 दिन तक चलेगा। 29 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। 31 जुलाई को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय काम किए जाएंगे। यह सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। आखिरी सत्र में जोरदार हंगामे के आसार हैं। तो पक्ष विपक्ष से सहयोग की अपील है, सत्र को ऐतिहासिक बनाया जाए, स्पीकर का यह कहना है। और हर बार सत्र से पहले विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो सभी दलों के साथ बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं और ये बताते हैं कि सत्र बढ़िया तरीके से चले। ये सारी जिम्मेदारी आप सभी दलों पर है। देखिए, चूंकि चुनाव के पहले का ये अंतिम सत्र है और आज एक किंगवदंती भी चलता है। वो किंगवदंती है कि अंत भला तो सब भला। तो सब लोगों से चाहेंगे कि भाई अंतिम सत्र एक सार्थक और ऐतिहासिक सत्र के रूप में झारखंड के इतिहास में दर्ज हो रहे। इसलिए सारे लोगों का सकारात्मक अपेक्षित सहयोग का उम्मीद करते हैं, चाहे पक्ष के मान्य सदस्य हों चाहे विपक्ष के मान्य सदस्य हों। राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण झारखंड विधानसभा में पानी घुस गया है। भारी बरसात की वजह से विधानसभा के बरामदे तक पानी आ गया और पानी हटाने के लिए विधानसभा के कर्मी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा परिसर की, जहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं। जो परिसर के अंदर पानी का प्रवेश हुआ है भारी बारिश के कारण, उसे निकालने में काफी मेहनत हो रही है। झारखंड कांग्रेस के नेता से मिले कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और खड़गे से हुई झारखंड कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात। अब बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी से खड़गे मिले। इनके अलावा दीपिका पांडे सिंह से भी मुलाकात हुई है। राजेश ठाकुर की मुलाकात हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। सभी को तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। और धनबाद से बड़ी खबर है, केंद्रीय कोयला मंत्री का धनबाद दौरा। धनबाद जी किशन रेड्डी पहुंचे और केंद्रीय मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। बीसीसीएल, सीसीएल के साथ बैठक होगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। बेलगाड़िया झरिया मास्टर प्लान
और रिहेबिलिटेशन साइट का भी दौरा करने वाले हैं जी किशन रेड्डी। और जिस इलाके का दौरा करेंगे वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। भारत सरकार के केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का आज धनबाद दौरा है। धनबाद दौरे में सबसे पहले वह सिजुआ क्षेत्र के बांस जुड़ाएंगे और अभी हम उसी क्षेत्र में हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि यह एक जो बड़ा सा गड्ढा नुमा जगह है, ये भूदसान क्षेत्र है और इस क्षेत्र को डेंजर जोन भी बीसीसीएल घोषित कर चुकी है। जगह जगह में आप देख रहे होंगे कि गैस निकल रहे हैं, धुआं नुमा, और यह जहरीला गैस है। और इसके ठीक कुछ दूरी पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ घनी आबादी है। इस क्षेत्र में लगभग 15,000 की आबादी रहती है और वह 15,000 की आबादी दिन रात खतरे के साए में रहते हैं। हम लोग तो समझ आए कि रात दिन मर रहे और जीने में बचल है। कब मरेंगे, कोई बचेंगे, कोई पता नहीं है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर दिख रहा है कि जहरीला गैस निकल रहा है, भूदसान है, बगल में घर में दरार पड़ा है, ये कैसे हुआ? कैसे हुए तो ऑटोमेटिक हुआ, पहले से हुआ, कब से हुआ, बीसीसीएल के लापरवाही से हुआ। और क्या हुआ? प्रहलाद जी यहाँ पर कब से रह रहे हैं? 15 साल से रह रहे। तो डर नहीं लगता? डर लगता है, मगर कहाँ जाए हम लोग? जाना चाहिए सुरक्षित। हम लोग तो सुरक्षित स्थान मांगेंगे बीसीसीएल से, नहीं देगा वही लोग ने। हम लोग किससे मांगेंगे? मेजरमेंट से मांगेंगे, वो देगा तभी न जाएंगे। हम लोग रहना नहीं चाहते, मगर हम लोग के हटाना नहीं चाहते तो हम लोग क्या करें? कोयला मंत्री आ रहे हैं, उम्मीद है? उम्मीद तो कर रहे हैं, अब देखिए वो भी देगा कि नहीं देगा, इसको ऊपर वाला जाने। आज कोयला जी किशन रेड्डी आ रहे हैं और इनकी उम्मीद है कि शायद इनके समस्या का समाधान हो पाए। अब देखना है कि मंत्री जी अगर आते हैं तो इनकी मुलाकात हो पाती है, तो ये अपनी बात को रखने के बाद उनके समस्या का समाधान कब होगा यह देखना होगा। और विशेष अधिकारियों की सक्रियता पर निर्भर है कि यह सुरक्षित स्थान पे बच पाएंगे या नहीं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम एक बार फिर हजारीबाग में एक्टिव हो गई है। बीते 2 दिन से सीबीआई हजारीबाग के 2 प्रमुख स्पॉट ओएसिस स्कूल और रामनगर के राज गेस्ट हाउस में जांच कर रही है। राज गेस्ट हाउस को सीबीआई ने पिछले जांच के दौरान सील किया था, जिसे दोबारा खोलकर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इस दौरान 2 संदिग्ध को सीबीआई अपने साथ लेकर आई थी। बताया जा रहा है कि इसमें एक मुख्य आरोपी पंकज, दूसरा राज गेस्ट हाउस के मालिक राजू हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा शख्स जो है वो पेपर का सॉल्वर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सिंह। नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में हजारीबाग में लगातार सीबीआई का जो रेड है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज सीबीआई की टीम पटना से हजारीबाग के रामनगर स्थित एक गेस्ट हाउस पहुंची और वहां पर जो है जो पिछले दिन उन्होंने जो गेस्ट हाउस को सील किया था, उसके बाद आज राज गेस्ट हाउस को उन्होंने सील तोड़कर अंदर घुसा और जो है कई तथ्यों पर जांच किया है। आपको बता दें कि जो कस्टमर पहुंचते थे उसकी रजिस्टर की भी जांच की गई है। इसके साथ जो है 2 संदिग्ध लोगों को साथ में वो लेते गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यह नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, ऐसे में कई लोगों की हजारीबाग से भी गिरफ्तारी हुई है और कहा जा रहा है कि जो हजारीबाग सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी, उन्होंने हजारीबाग के राज गेस्ट हाउस के अलावे और भी कई जगहों पर जो है वो छानबीन किया है। देखने वाली बात होगी कि जो 2 संदिग्ध लोगों को यहां से पकड़कर साथ पटना ले गई है, इसके बाद आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है और हजारीबाग से इस नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में किनका चेहरा सामने आ पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री झारखंड में हो गई और लॉरेंस के लिए झारखंड में जमीन तैयार की है कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू ने। अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई के सांठगांठ से झारखंड पुलिस और एटीएस की चुनौतियां बढ़ गई हैं। वहीं दोनों गैंग का मनोबल 7वें आसमान पर है और हाल यह है कि आखिर कैसे अलग अलग राज्यों के गैंग ने अपना आतंक का कॉकटेल बनाया। रिपोर्ट देखिए। अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉकटेल इन दिनों देश के कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है और इस सिरदर्द से झारखंड भी अछूता नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के टेक्निकल सपोर्ट और हथियारों की सप्लाई से अमन साहू गैंग और मजबूत हुआ है, लिहाजा गैंग लगातार आपराधिक वारदात को अंजाम देने में जुटा है। पिछले दिनों पंजाब के तरन तारण में 2 अपराधियों को हाईटेक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं राजस्थान के अजमेर जिला से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ
कि ये हथियार अमन साहू गैंग को सप्लाई किए जाने थे। एटीएस जांच में जुटी ही थी कि इस बीच अमन साहू गैंग के रडार पर गिरिडीह की जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया आ गई। गैंग ने देवघर में उनके आवास और परिजनों को हमले की साजिश रची और इसको लेकर भी हथियार दूसरे राज्य से आने वाले थे। एटीएस को ये जानकारी पूछताछ में मिली थी कि हथियार लॉरेंस बिश्नोई गैंग सप्लाई करने वाला था। हो सकता है, ऐसी संभावना है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके द्वारा कुछ वेपन्स इधर अमन साहू गिरोह को भी भेजे जाएंगे और यह भी संभव है कि इस अमन साहू गिरोह के कुछ लड़के भी उस गिरोह के लिए, लॉरेंस बिश्नोई के लिए कुछ या तो काम इन लोगों ने किया है या करने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू गैंग के गठजोड़ का खुलासा तब हुआ जब बीते दिनों छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने अमन साहू गैंग से जुड़े 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों को छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े कोयला कारोबारियों की हत्या की सुपारी मिली थी। इसके बाद इनमें से 3 शूटर रायपुर पहुंचे थे, जबकि एक को छत्तीसगढ़ पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। इन्हीं से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि अमन साहू गैंग को लॉरेंस गैंग हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं, अमन साहू गैंग अब झारखंड के बेरोजगार युवाओं को पैसों का लालच देकर गैंग में शामिल कर रहा है। झारखंड के युवाओं को दूसरे प्रदेश में वारदातों को अंजाम देने के लिए भेजा जा रहा है। रायपुर में गिरफ्तार आरोपियों में से भी एक आरोपी बोकारो का ही रहने वाला था। रोहित स्वर्णकार जो बोकारो जिले झारखंड का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। हम लोग भी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इन लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा था और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ झारखंड के लोग कहीं बाहर जा रहे हैं दूसरे राज्यों में कुछ कांड करने के लिए। हम उस पर भी नजर बना रहे हैं। अमन साहू और लॉरेंस गैंग के साठगांठ में सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह अहम किरदार है, जो कानून की गिरफ्त से दूर है। लुकआउट नोटिस के साथ उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है, लेकिन अब तक पुलिस उसके गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है। आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी भी चल रही है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और गुमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां के बरगी डांट गांव में तनाव के हालात हैं। कमाल खान की मौत के बाद से तनाव है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया है। 2 युवकों को भी ग्रामीणों ने बंधक बनाया है। मंगलवार को कमाल खान की मौत हुई थी और बाइक पुल से नीचे गिरने के दौरान उसकी जान चली गई। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं और इसी बात को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रुपेश भगत है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। और रुपेश, क्या अभी तक जानकारी है? जी, आपको बता दें, रायडी प्रखंड के सुरसांग थाना क्षेत्र के बरगीदान गांव पड़ता है। वहां पे तनाव की स्थिति हो गई है। गांव के ग्रामीणों ने 2 युवकों को, खटसी टोली गांव के 2 युवकों को बंधक बना लिया है। पूरा मामला है कि 2 दिन पूर्व गांव के कमाल खान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हालांकि परिजन जो है मृतक के, वो हत्या की आशंका जता रहे थे। और वहीं जब परिजन अपने स्तर से खोजबीन करते हुए गांव गए, खटसी टोली गांव जाकर के पता किए, तो कुछ युवकों के द्वारा उनसे बाद में मामला बढ़ गया और उसी में दोनों युवकों को, जो ग्रामीण है, वो गांव लेकर आ गए और वहां पे बंधक बना के रखे हैं। और पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस को ही घेर लिया है और पुलिस से धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई है। पुलिस अभी गांव पर कैंप किए हुए है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। रुपेश भगत जानकारी दे रहे थे कि पुलिस वहां पर कैंप कर रही है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर। उन्होंने पुलिस को ही बंधक बना लिया। बात करते हैं साइबर फ्रॉड की। झारखंड में हाल के दिनों में साइबर अपराध का मामला तेजी से बढ़ा है। आए दिन लोग इसके शिकार हो रहे हैं। मामले में पुलिस की कार्रवाई तेजी से जारी है और साइबर अपराध पर नकेल भी कसी जा रही है। सीआईडी डीजी ने बताया कि इस तरह के अपराध को रोकने और इसमें संलिप्त अपराधियों को पकड़ने की हर कोशिशें जारी हैं। इनमें सफलता भी मिली है, लेकिन जरूरी है कि लोग भी जागरूक रहें ताकि इस तरह के मामले पर अंकुश लगाया जा सके। 2.5 लाख के आस 2.5 लाख रुपया, मतलब ये पहले 3.25 लाख कुल मिला के 3.25 लाख का मतलब ये हुआ है। मतलब 15 तारीख से अभी तक। तो ये मैसेज किसके माध्यम से आता? टेलीग्राम? हाँ, टेलीग्राम के नाम फ्रॉड हुआ है। इमीडिएटली हम लोग साइबर क्राइम जो थाना है वहाँ पे अप्रोच किए। वहाँ पे हम लोगों को कहा गया है कि कलेक्ट्रेट में 6 तले पर 1039 में फ़ोन कीजिए, आपका पैसा अगर होगा तो होल्ड हो जाएगा। हम लोग अप्रोच किए, वहाँ पे
फ़ोन किए, फिर पता लगा कि हम जो पैसा हमारा है वो बैंक में होल्ड हो गया है। हाँ, अब वो निकाल नहीं सकते हैं। और आज की तारीख में जो 3 सबसे बड़े फ्रॉड हैं झारखंड में के पूरे देश में, वो उसके पहला है जिसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, और दूसरा जिसको बोलते हैं कि पार्ट टाइम जॉब। तो हमारा पब्लिक को कहना है कि भाई क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल अरेस्ट में, पार्ट टाइम जॉब स्कैम में, इनमें आप कृपया ना पड़े। सरायकेला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चलियामा गांव की रहने वाली 4 नाबालिग बच्चियों की मदद के लिए जिला प्रशासन आगे आया है। आपको बताएं कि बच्चियों के माता पिता की मौत कोरोना काल में हो गई थी। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद डीसी ने खुद इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बच्चियों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। डीसी ने चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी और नीमडी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बच्ची के हालत जानने और हर संभव मदद का निर्देश दिया है। पूरा जर्जर है, ये मिट्टी लिपा हुआ है, ना कोई प्लास्टर है ना कुछ है, और इन लोग का दरवाज़ा भी नहीं है। दरवाज़ा किस समय कुत्ता घुसेगा, किस समय जंगली जानवर घुसेगा, तो इसमें तो बहुत दिक्कत है। बहुत भय का माहौल इनका रहता है। इनका आवास बनना चाहिए, इसका आवास एकदम जरूरी बनना चाहिए। देखिए, उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जो 4 बच्चियां हैं, इनका सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ से बन चुका है हमारे प्रखंड कार्यालय से, और हमारे जो बीडीओ हैं वो उन्होंने बीओ को भी लिख दिया है उनका एजुकेशन का लेकर के, और उनको जो छात्रवृत्ति मिलेगी, इन सब चीजों को जितना उनको फैसिलिटेट हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे ही। साथ ही साथ जो लेटर है वो CWC के समक्ष प्रेजेंट करने के लिए भी दे दिया गया है। वो एक बार हो जाएगा तो जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से उनके अकाउंट में पैसा फिर जाना चालू हो जाएगा और उनको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। लोहनगरी जमशेदपुर का हाल बेहाल है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियां सूख चुकी हैं। आसपास के लोगों को पानी के लिए परेशानी हुई। आलम यह है कि कई जगहों पर लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अभी मैं जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी में मौजूद हूँ। जमशेदपुर शहर के नदी के स्वर्णरेखा बीचों बीच में खड़ा हूँ, और लगातार जमशेदपुर शहर में पिछले साल इस समय जुलाई के अंतिम महीने में ये पूरी तरह से नदी बाढ़ की चपेट में था, मगर मौसम के दगा देने के बाद जमशेदपुर शहर की ये नदियां पूरी तरह से सूख चुकी है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बारिश नहीं होने से ये नदी पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई है। आप जो पानी दिख रहा है वो शहर का जो नाले का पानी है, वो ही नदी में पानी में वो पानी दिख रहा है, और नदी जो है वो नाले में रूप में तब्दील हो चुकी है। और जुलाई के महीने में, अंतिम महीने में पिछले साल ये पूरी नदी लबालब पानी से भरी हुई थी, बाढ़ की चपेट में। जमशेदपुर शहर की जो ये नदी सूख रही है, अब जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो लोगों के लिए भी अब जो नाले का पानी है नदी से वो सप्लाई किया जा रहा है, घर घर और गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो देखेंगे कि आज ये नदी सूखी हुई है, स्थिति बहुत भयावह है। यहाँ 2 प्रमुख जल योजनाएं जो चलती है, आपका एक मोहरदा और दूसरा आपका गोविंदपुर जो है जल योजना, आज पानी का इतना अभाव है कि गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। जुलाई के महीने में हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पेड़ काट काट के बड़े बड़े फ्लैट बनते जा रहे हैं, सब पेड़ को काटा जा रहा है। आप NH-33 पे देखेंगे इतने सारे पेड़ कटे, लेकिन आज तक एक भी पेड़ नहीं लगा है। तो वो सब खमियाजा हम लोग जमशेदपुर वासी भोग रहे हैं। जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं और साथ ही साथ लोगों को अवेयर करने का जितना भी कार्यक्रम है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है, और सभी क्षेत्रों में हम लोग जन संचयन को बढ़ावा दे रहे हैं। इवन वाटर हार्वेस्टिंग के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सरकारी स्कीम्स को यूज करते हुए, मनरेगा को यूज करते हुए हम लोग कई जगहों पर बनवा रहे हैं। खूंटी में डेंगू तेजी से पांव पसारने लगा है। सदर अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया। फिलहाल अस्पताल में 11 डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में डेंगू से बचने के लिए अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन ब्लीचिंग पाउडर और DDT का छिड़काव कर रहा है। सिविल सर्जन का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोएं और घर के आसपास पानी जमा न होने दें। दवा का यहाँ तो सब चीज़ ठीक ही ठाक चल रहा है। सब मरीज लोग का भी जैसे यहाँ पे आते हैं, चेकअप करा रहे हैं, तो उनका चेकअप होने के बाद बहुत कोई का डेंगू निकल जा रहा है, जिसके कारण यहाँ ट्रीटमेंट तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और कोई दवाई ऐसा है कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं मिल रहा है, तो कोई पेशेंट यहाँ से लेने के लिए रांची भेजा जा रहा है। सदर अस्पताल में देखिए, इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि दवा पर्याप्त मात्रा में है, ताकि दवा
के लिए किसी को बाहर से खरीदना नहीं पड़े और दवा के लिए किसी का इधर उधर जाना नहीं पड़े। इसीलिए हम लोग दवा भी पर्याप्त मात्रा में किया है। डॉक्टर चिकित्सक सुधार कर दिए हैं कि इसका निगरानी में रहे और इलाज समय पर हो जाए, कोई लापरवाही नहीं करे। इसके लिए हम लोग सभी डॉक्टर को चेतावनी दे दी है। खूंटी जिले में डेंगू अपना पैर पसारने लगा है और आप देख सकते हैं कि ये सदर अस्पताल का बिल्डिंग है और सदर अस्पताल में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू मरीजों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, उसके लिए अलग वार्ड बनाया गया है जिसमें लगभग 15 लोग जो डेंगू के मरीज हैं वो इलाजरत हैं। कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे मरीज भी हैं जो जिनका इलाज हो गया है और वो अपने घर जा चुके हैं। सिविल सर्जन की माने तो जो डेंगू मरीज के लिए जो इलाज की सुविधा होती है वो पर्याप्त है और वो किया भी जा रहा है, लेकिन मरीजों को कुछ ऐसी भी दवा का सेवन करने के लिए कहा जाता है जो ज़िले में नहीं मिलने के कारण लोगों को राजधानी से लाना पड़ता है। सिविल सर्जन की माने तो डेंगू मरीज के बचाव के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो गली मोहल्ले में जो DDT का छिड़काव होना चाहिए, नगर पंचायत भी कर रही है, लेकिन यह कब रंग लाएगी यह आने वाला समय में ही पता चल पाएगा। शैलेश कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। रामगढ़ में चौकीदार के 75 पद पर बहाली निकली है। इसके लिए 4300 आवेदकों ने आवेदन किया है। चौकीदार बनने के लिए महिला आवेदक भी रेस में शामिल हैं। 28 जुलाई को इसके लिए 1 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। 30 जुलाई को लिखित परीक्षा में पास होने वाले आवेदकों को शारीरिक परीक्षा में शामिल होना होगा। दौड़ में 1 मील की दौड़ पुरुषों को 5 से 6 मिनट में तय करनी होगी और महिलाओं को 8 मिनट में। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। वो 28 जुलाई को एग्जाम दे रहे हैं जिसकी लिखित परीक्षा 10 सेंटर पे हुई है। अभी हमारे पास 75 जो चौकीदार की जो वैकेंसी है उसके लिए निकला है। हाल ही में 161 पद सैंक्शन होकर के राज्य सरकार से हमें सैंक्शन प्राप्त हो गया है। 75 जो वैकेंसी पहले से ज्ञात थी उसके लिए निकला है। कुछ और भी वैकेंसी होगी हो सकता है उसके लिए द्वितीय चरण में फिर से उसकी विज्ञापन निकालें। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।